हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है सोनांशु और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ई कॉमर्स का पार्ट 2। अगर आप में से किसी ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप वो जाके चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हम लोग ये देखेंगे कि हमारे ई कॉमर्स का क्या स्कोप है, कितने टाइप्स के ई कॉमर्स हैं, प्रॉक्सी सर्विसेज किन्हें कहा जाता है और वो कौन से मेथड्स हैं जिनके साथ हमारा जो डेटा है ई कॉमर्स के अंदर वो प्रोसेस किया जाता है। ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आज आप लोगों के साथ इस वीडियो के अंदर शेयर करूंगी। चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले एक ओवरव्यू है कि हमारा जो स्कोप है ई कॉमर्स का उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स कवर होते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स आपके लिए यहाँ पे नोट डाउन किए हैं। वन ऑफ देम इज ई पेमेंट, ई बैंकिंग, ई मार्केटिंग, ई सिक्योरिटी, ई गवर्नेंस, ई शॉपिंग, ई एडवर्टाइजिंग एंड ई ट्रेडिंग। जिसके अंदर जो ई है वो सब जो है वो इलेक्ट्रॉनिक के लिए स्टैंड करता है। हम एक एक करके इस वीडियो के अंदर इन सभी मेथड्स के बारे में जानेंगे कि किस तरीके से इनके साथ हम स्कोप को डिफाइन कर रहे हैं, विच इज स्कोप ऑफ ई कॉमर्स। चलिए आगे देखते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले है ई पेमेंट। ई पेमेंट डज नॉट इन्वॉल्व फिजिकल एक्सचेंज ऑफ करेंसी। जब हम ई पेमेंट की बात करते हैं तो हम फिजिकली कैश के फॉर्म में जो मनी है उसको एक्सचेंज नहीं करते। हम किसी के साथ भी लेन देन जो है वो कैश के अंदर फिजिकल मनी के एक्सचेंज जो है नहीं करते हैं। इट इज वेरी कन्वीनियंट टू मेक पेमेंट वाया इंटरनेट। ये बहुत ही इजी प्रोसेस है जिसके अंदर आप इंटरनेट की सुविधा जो है उसके साथ आप उसकी मदद से बहुत ही आसानी से जो आपका पेमेंट है या वो दे सकते हैं या रिसीव कर सकते हैं। To make payment, the customer is just to enter his credit card और डेबिट कार्ड नंबर। अगर आपको इंटरनेट के ऊपर पेमेंट करनी है तो आपको सिर्फ इतना ही करना है कि जो आपका डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का इंफॉर्मेशन है वो देना है, उसके थ्रू आपको पेमेंट करनी है। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया कि अब तो सिर्फ यही मेथड्स नहीं है, आप वॉलेट्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, यूपीआई का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो वो भी जो सारे मेथड्स हैं उनका आप इस्तेमाल करके नेट के ऊपर ई पेमेंट कर सकते हैं। नेट बैंकिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द मेथड्स। तो आप इनमें से किसी का भी जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसे हम बोलते हैं ई पेमेंट। और हमारी जो ई कॉमर्स है उसके अंदर ई पेमेंट का बहुत ज्यादा यूज होता है। ऑलमोस्ट सारी साइट्स आपको ये ई पेमेंट की ऑप्शन प्रोवाइड करती हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है ई बैंकिंग। ई बैंकिंग इज कंसिडर्ड विद एनी ट्रांसफर ऑफ फंड्स दैट इज इनिशिएटेड थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिक टर्मिनल और कंप्यूटर टू ऑथराइज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू क्रेडिट और डेबिट एन अकाउंट इंक्लूडिंग क्रेडिट कार्ड परचेज। अब ई बैंकिंग क्या है? ई बैंकिंग वो हर फंड्स ट्रांसफर को हम बुलाते हैं जो कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से या कंप्यूटर के साथ की जाती है, जिसके अंदर एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो है उसे ऑथराइज करता है और आपका डेबिट या क्रेडिट कार्ड की जो अमाउंट है उसको क्रेडिट या डेबिट करता है और उसके साथ ही साथ आपकी जितनी भी परचेज की आइटम्स और आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसकी डिटेल्स रखी जाती हैं। ई बैंकिंग स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। जैसे मैंने आपको मेंशन किया कि जो ई है वो हमेशा इलेक्ट्रॉनिक के लिए स्टैंड करता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वर्चुअल बैंकिंग और ऑनलाइन बैंकिंग। ई बैंकिंग के और दो नाम हैं जो कि हैं वर्चुअल बैंकिंग एंड ऑनलाइन बैंकिंग। ये आप नोट कर लेंगे, एमसीक्यूज में पूछा जाता है। इट रेफर्स टू द बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द बैंक्स ओवर द इंटरनेट। ये सारी वो सर्विसेज हैं जो भी आपको एक बैंक जो है इंटरनेट के ऊपर आपको प्रोवाइड करता है, जिनको आप एक्सेस कर सकते हैं और उनका फायदा ले सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स क्या हैं? पेइंग ऑफ बिल्स। आप किसी भी प्रकार का बिल जो है वो ऑनलाइन पे कर सकते हैं। जैसे कि आपका फोन का रिचार्ज है, फोन का बिल आता है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, वाटर बिल आता है, तो वो सारे जो बिल्स हैं आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं। फंड्स ट्रांसफर, आप किसी को भी पैसा जो है वो नेट के थ्रू भेज सकते हैं। ठीक है, IMPS इज वन ऑफ द मेथड्स। आप NEFT कर सकते हैं। वो सारे फंड्स ट्रांसफर के मेथड्स हैं। व्यूइंग अकाउंट स्टेटमेंट, आप अपने बैंक की जो अकाउंट स्टेटमेंट है पिछले 1 महीने की, 1 साल तक की, वो आप ऑनलाइन अपने बैंक अकाउंट के अंदर लॉग इन करके नेट बैंकिंग के थ्रू देख सकते हैं। तो ये जो सारी ऑप्शंस हैं जो बैंक आपको प्रोवाइड करता है ये सारी ई बैंकिंग के अंदर कवर होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है स्कोप के अंदर ई सिक्योरिटी। ई सिक्योरिटी इज अ सिस्टम टू प्रोटेक्ट द डेटा एंड सिस्टम थ्रू द यूज ऑफ एडिक्वेट प्रिकॉशंस। अब जो ई सिक्योरिटी है वो एक सिस्टम है जिसके अंदर जो आपका डेटा है जो आप उसको आप प्रोटेक्ट करते हैं।
ठीक है, वो कैसे प्रोटेक्ट करते हैं? बहुत सारे एडिक्वेट क्या है, बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस लेके। हम कहते हैं ना कि हार्म होने से बेटर है कि पहले ही आप प्रिकॉशंस लें, तो वही चीज यहाँ पे करी जाती है। बहुत सारे प्रिकॉशंस लिए जाते हैं, बहुत सारे सिनेरियोज को सोचा जाता है जिनके साथ आपके डेटा को रिस्क है। वो सारे जितने भी ऐसे ऑप्शंस होते हैं, जो भी सिनेरियोज होते हैं जिससे आपका डेटा खराब हो सकता है, उसे किसी तरीके का नुकसान या रिस्क हो सकता है, उन सभी को जो है ना हो वो चीजें, उनके लिए एडिक्वेट प्रिकॉशंस लिए जाते हैं। वो सारी चीजें की जाती हैं कि वो सारे सिनेरियोज अगर होते भी हैं तो भी आपका डेटा है जो वो सिक्योर रहे, उसे कोई भी हार्म या उसको किसी भी तरीके का मिसयूज उसे ना कर पाए। सिक्योरिटी इशू इन्वॉल्व लाइक virus infection, legal liability, prevent the unwanted content from entering the corporate network। अब किस तरीके के जो सिनेरियोज हैं वो सोचे जा सकते हैं कि जो आपका डेटा है उस पर कोई वायरस की इन्फेक्शन हो सकती है, इससे वो डेटा जो है करप्ट हो सकता है। तो बहुत सारे एंटी वायरस जो है प्रोग्राम्स और सिस्टम्स जो हैं वो इम्प्लीमेंट किए जाते हैं कि किसी भी तरीके का जो वायरस अटैक है वो ना हो पाए। लीगल लाइबिलिटी, जो आपकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है उसका ध्यान रखा जाता है कि वो किसी भी तरीके से किसी मिसयूज के लिए जो है वो उसको कोई भी टच ना कर पाए, किसी भी मिसयूज के अंदर उसका इम्प्लीमेंट ना हो सके। प्रिवेंट द अनवांटेड कंटेंट फ्रॉम एंटरिंग द कॉर्पोरेट नेटवर्क, जो भी आपका कॉन्फिडेंशियल डेटा है, पर्सनल डेटा है, उसका ध्यान रखा जाता है कि वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर जो है वो एंटर ना कर पाए। तो ये सब जो है ई सिक्योरिटी के अंदर आता है, जिसके अंदर बेसिकली हमारा मोटिव ये होता है कि जितना भी आपका डेटा है उसे प्रोटेक्ट किया जाए, जितने भी मैक्सिमम प्रिकॉशंस हम ले सकते हैं वो लेके। Next is e-governance. The government has made a start by publishing various kinds of information relating to drafting new laws, reports, general information, etc. on various government websites. गवर्नमेंट ने उसकी बहुत सारी जो गवर्नमेंट वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर ई कॉमर्स को लेके जो है डेटा जो है अपने लॉज जो है बनाए हैं, अपनी रिपोर्ट्स और जनरल जो इन्फॉर्मेशन है वो पब्लिश की है, जिससे हमें काफ़ी हेल्प होती है ये समझने में कि कौन से ऐसे लॉज हैं जो हम ई कॉमर्स के ऊपर हमारे डेटा को जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं, और ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनका हमें पहले से ध्यान रखना चाहिए ताकि हम किसी और के डेटा को भी हार्म ना करें। चलिए आगे देखेंगे। स्कोप के अंदर हमारा फिफ्थ पॉइंट इज ई शॉपिंग। ई शॉपिंग और ऑनलाइन शॉपिंग रेफर्स टू द एक्ट ऑफ परचेजिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ओवर द इंटरनेट। ई शॉपिंग जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग या फिर ऑनलाइन शॉपिंग बुलाते हैं, वो कुछ नहीं है, सिर्फ इंटरनेट के ऊपर किसी भी चीज को, प्रोडक्ट को परचेज करना या किसी भी सर्विस को परचेज करने को हम ई शॉपिंग बुलाते हैं, जहाँ पे हम कोई चीज बाय करते हैं, शॉप करते हैं नेट के ऊपर। It is a form of e-commerce which allows consumers to directly buy goods or services from a seller over the internet। ये सिंपल एक वो ई-कॉमर्स का मेथड है जिसके अंदर जो है आप इंटरनेट के ऊपर बैठे कोई भी जो सर्विस या प्रोडक्ट है वो डायरेक्टली सेलर से आप परचेज कर सकते हैं। Sixth point is e-marketing. It is the process of marketing a product or service using the internet। इसके अंदर क्या है, आपका कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी सर्विस है जिससे आप मार्केट करते हैं इंटरनेट के ऊपर। It not only includes marketing on the internet but also includes marketing done via email and wireless media। अब जो हमारा ई मार्केटिंग है उसके अंदर अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो जितनी आप कभी वीडियोस देखते हैं यूट्यूब पे तो उससे पहले एक छोटा सा एड रन होता है और कई बार वीडियो के बीच में भी एड रन होता है। तो वो क्या है, बेसिकली वो ई मार्केटिंग ही हो रही है। कोई सेलर है जो अपना प्रोडक्ट या अपनी सर्विस जो है आपको बेचना चाहता है, आपको एज अ पोटेंशियल कस्टमर समझ के उसने आपके सामने एक ई मार्केटिंग की है, नेट के ऊपर अपना जो प्रोडक्ट है उसको मार्केट किया है एक एड की फॉर्म में। अब जो ई मार्केटिंग है वो सिर्फ एडवर्टीजमेंट तक लिमिटेड नहीं है। ई मार्केटिंग ओवर द इंटरनेट किसी भी प्रकार में मार्केट करने को बोला जाता है। तो जो आप ईमेल्स हैं वो भी इंटरनेट के ऊपर एक्सेसिबल हैं, तो उसके अंदर भी आपको बहुत सारी ईमेल्स आ सकती हैं जिसमें कोई पर्सन अपना कोई प्रोडक्ट या सर्विस बेच रहा होगा। आपको ऐसे ईमेल आ सकती है कि हम लोग कार लोन्स देते हैं, कोई भी बैंक आपको ये सेंड कर सकता है, तो वो पार्ट ऑफ ई मार्केटिंग है। ठीक है, और कोई भी वायरलेस मीडिया हो सकता है जिसके ऊपर वो सारी जो मार्केटिंग कैंपेन्स हैं वो रन हुए हो सकते हैं। इट्स इनएक्सपेंसिव, चीप होता है, इट्स वेरी कन्वीनियंट, वाइडर रेंज, आप
कितनी भी बड़ी रेंज तक जो है पहुंच सकते हैं। अब आप एग्जांपल लीजिए कि आपने सपोज कीजिए कुछ फ्लायर्स जो हैं वो बंटवाने हैं अपने सिटी के अंदर, तो आपका जो एरिया है वो आपकी सिटी के अंदर लिमिटेड है, आप अपनी सिटी के अंदर ही फ्लायर्स बिकवा सकते हैं। वैसे तो आपकी सिटी भी, अगर आप मेट्रो सिटीज में या कोई बड़ी सिटी में रहते हो तो काफी ज्यादा एरिया हो गया, ये भी हो सकता है कि आप अपनी पूरी की पूरी सिटी को है जो है कवर ना कर पाए, पर वहीं पे जब हम इंटरनेट की बात करते हैं तो आप कितने भी एरिया को जो है कवर कर सकते हैं, आप अपनी पूरी कंट्री को, इवन आप बाकी कंट्रीज को भी कवर कर सकते हैं। तो आपके पास एक बहुत बड़ी रेंज हो जाती है, बिगर स्कोप है, और वो कहीं ना कहीं ज्यादा आपको अफोर्डेबल पड़ता है। इट प्रोवाइड्स द अपॉर्चुनिटी फॉर कंपनीज टू ट्रैक कैंपेन रिजल्ट्स। अब जब आपने फ्लायर्स बिटवाते हैं तो आप उसको अच्छे से ट्रैक नहीं कर पाते, आपको नहीं पता कि कितने फ्लायर्स जो थे वो लोगों ने पकड़े ही नहीं, और कितने फ्लायर्स ऐसे थे जो लोगों ने पकड़े पर बिना देखे ही वहीं पे थ्रो कर दिए, और क्या आपके फ्लायर्स के साथ हुआ आप एग्जैक्टली उसको नहीं बता सकते। बट वहीं पे जब आप एक ई मार्केटिंग का कोई कैंपेन रन करते हैं तो आप बहुत इजीली उन रिजल्ट्स को मेजर कर सकते हैं कि ऐसे कितने लोग थे जिनको आपकी एड या आपकी ईमेल थी वो मिली, कितने लोगों ने उसके ऊपर क्लिक किया, और कितने लोगों ने उसके ऊपर क्लिक करके उसको कितनी देर तक देखा, और क्या उसके बाद उनका एक्शन था। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो आपको एक कैंपेन रिजल्ट से आप एनालाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ई एडवर्टाइजिंग। Online advertising, it is one of many types of e-marketing strategies which use the internet to deliver promotional marketing messages to consumers. ये मैंने आपको e-marketing में बताया कि जो e-advertising है वो e-marketing का ही पार्ट है, ठीक है। इसके अंदर आप सिर्फ एड्स जो है वो रन करते हैं, प्रमोशनल मार्केट करते हैं आपके कंज्यूमर्स के लिए। One major benefit of online advertising is that the advertisers can reach a wider range of potential customers by connecting with them over the web। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप बहुत सारे लोगों के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, आप किसी भी फिजिकल बाउंड्री के साथ अटकते नहीं हैं, आप कितना भी वाइड जा सकते हैं। It is also a lot more cost effective as you can fund your advertising within the boundaries of your own budget। अब ये काफी ज्यादा अफोर्डेबल और इफेक्टिव होता है क्योंकि आप ये पहले से डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कितना बजट स्पेंड करना है। जब भी मैं एक ऑनलाइन कैंपेन रन करूंगी तो मैं पहले ही बता सकती हूँ कि मेरा पर डे जो बजट है वो 100 रुपीज है, आपको एक दिन के अंदर सिर्फ उतना ही स्पेंड करना है, तो आप अपना जो बजट है वो ऑलरेडी लिमिट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है ई ट्रेडिंग। It allows users to buy and sell trading securities electronically and obtain investment information via website। अब ई ट्रेडिंग के अंदर क्या है, वो अपने यूजर्स को जितनी भी हमारी ट्रेडिंग सिक्योरिटीज हैं उसको बाय और सेल करने का जो है अलाउ देता है, परमिशन देता है, जिससे क्या है वो इलेक्ट्रॉनिकली कुछ भी बाय और सेल कर सकता है जितनी भी हमारी ट्रेडिंग सिक्योरिटीज हैं, और जितनी भी इन्वेस्टमेंट की इंफॉर्मेशन है वो वेबसाइट के द्वारा वो इकट्ठी की जा सकती है। E-trading services allows users to sign up over the internet and conduct stock transactions। अब e-trading के अंदर क्या होता है, जो यूजर है वो एक साइन अप करता है किसी वेबसाइट के अंदर, अकाउंट क्रिएट करता है, उस अकाउंट के अंदर साइन अप करता है, और वहां से वो अपने किसी भी स्टॉक की जो है ट्रांजेक्शन कर सकता है इंटरनेट के ऊपर। The various trading securities such as stocks, bonds, options, futures and currencies are trading online। अब जब हम सिक्योरिटीज की बात कर रहे हैं, ट्रेडिंग सिक्योरिटीज बोल रहे हैं, तो वो हम किनको बोलते हैं, कोई भी हमारे स्टॉक्स हैं, बॉन्ड्स हैं, ऑप्शंस हैं, किसी भी टाइप की करेंसी है जिसे हम ऑनलाइन ट्रेड कर सकते हैं, वो सारी हमारी ट्रेडिंग सिक्योरिटीज के अंदर कवर होती हैं, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स हमारा कुछ स्कोप था ई कॉमर्स का जो हमने डिस्कस किया। अब हम लोग आगे देखेंगे। चलिए, तो फ्रेंड्स ये हैं हमारे कुछ बेसिक मॉडल्स, ठीक है। ये क्या है, ये हमारे टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स हैं, जिसे मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में डिस्क्राइब किया है कि वो कौन से होते हैं। लाइक वी हैव B2B जो कि है बिजनेस टू बिजनेस, B2C विच मीन्स बिजनेस टू कंज्यूमर, B2G विच मीन्स बिजनेस टू गवर्नमेंट, C2B कंज्यूमर टू बिजनेस, C2C कंज्यूमर टू कंज्यूमर, P2P पीयर टू पीयर, G2B गवर्नमेंट टू बिजनेस, G2C गवर्नमेंट टू कंज्यूमर, G2G गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। अब ये सारे जो हैं हम एक एक करके डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं कि कौन से ऐसे बेसिक मॉडल्स हैं ई कॉमर्स के, कितने टाइप्स हैं हमारी ई कॉमर्स की। अगर आपको इनमें से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो उसका आंसर सेम है, यही वो सारे मॉडल्स हैं। अब इसके अंदर आप कुछ स्किप नहीं कर सकते कि आपने सोचा चलो ठीक है कोई 2 या 4 मॉडल्स पढ़ लेता हूँ, क्योंकि आपको क्वेश्चन सीधा ये भी पूछा जा सकता है कि B2B जो बेसिक हमारा मॉडल है ई कॉमर्स का उसको एक्सप्लेन करें, तो आपको इन सारे मॉडल्स के बारे में जानकारी होना जरूरी है,
तो हम ये सारे आज इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे, तो आगे कंटिन्यू देखते रहिए। चलिए सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये जान लेंगे कि इतने सारे जो हमारे मॉडल्स हैं उनकी ज़रूरत क्यों पड़ी हमें। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, ई कॉमर्स इंडस्ट्री इज रैपिडली ग्रोइंग ट्रेंड विद मोर एंड मोर टर्निंग टू द इंटरनेट। जो हमारी ई कॉमर्स की जो इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है, क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं वो इंटरनेट के प्रति आकर्षित हो रहे हैं और इंटरनेट के ऊपर जो है कॉमर्स कर रहे हैं। ड्यू टू दिस, एन ई कॉमर्स मॉडल ऑफर्स अ कंपनी और इंडिविजुअल टू यूटिलाइज द फीचर्स ऑफ इंटरनेट एंड इट्स एप्लीकेशंस विद द गोल ऑफ मेकिंग अ प्रॉफिट। अब इससे क्या हो रहा है, क्योंकि इतने सारे लोग जो है इंटरनेट की साइट पे आ रहे हैं, तो जो ये हमारे मॉडल्स हैं ये किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन को या एक इंडिविजुअल को हेल्प करते हैं इंटरनेट के वो सारे फीचर्स को यूटिलाइज करने में और एक प्रॉफिट कमाने में। अभी हम आगे देखेंगे कि कौन से मॉडल्स किस तरीके से कौन से कंज्यूमर के लिए बने हैं और उन्हें कौन सी चीज़ों का उससे फ़ायदा हो रहा है। क्योंकि इंटरनेट के ऊपर इतने सारे फीचर्स हैं, इतने सारे लोग हैं, कस्टमर्स हैं, इतने टाइप के कंज्यूमर्स हैं, तो आपके पास अगर एक डेफिनेट सेट ऑफ मॉडल होगा जो आप उसके फॉलो करेंगे, तो आपको पता होगा कि किस बिजनेस के लिए किस टाइप के कंज्यूमर्स जो हैं वो बेटर हैं। ठीक है, तो इस वजह से हमें मॉडल की जरूरत पड़ती है। द कंपनी और इंडिविजुअल क्रिएट एंड डिप्लॉय एन ई कॉमर्स साइट। चाहे आप एक कंपनी है या फिर आप एक इंडिविजुअल, एक अलोन जो है व्यक्ति हैं जिनका जो आप बिजनेस है, आप क्या करते हैं, आप एक ई कॉमर्स साइट जो है वो क्रिएट करके डालते हैं नेट के ऊपर, या फिर आप जो ऑलरेडी बनी हुई साइट्स होती हैं जैसे अमेजोन होती हैं उसके साथ आप कोलैबोरेट करते हैं, वहां पे आप साइन अप करते हैं और वहां पे आप एक सेलर बन जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप किसी तरीके से अपनी जो कॉमर्स है उसको नेट के ऊपर डालते हैं। टू एस्टैब्लिश ई कॉमर्स वेबसाइट, कंपनी और इंडिविजुअल आइडेंटिफाई द ई कॉमर्स मॉडल टू फॉलो। अब इसके अंदर क्या है कि जब आपको अपनी वेबसाइट बना के डालनी है इंटरनेट के ऊपर, तो उससे पहले आप समझते हैं कि आपको किस तरीके का मॉडल फॉलो करना है और उसी के अकॉर्डिंगली आप जो है अपनी वेबसाइट भी तैयार करते हैं। या फिर अगर आपको किसी वेबसाइट के साथ साइन अप करना है तो आप पहले देखते हैं कि जो वेबसाइट है वो किस तरीके का जो है आपको मॉडल प्रोवाइड कर रही है, और फिर आप देखते हैं कि आपके लिए कौन सा मॉडल सूट करता है और आपको किस साइट के साथ साइन अप करना है। चलिए, तो हमारा सबसे पहले जो है वो है बिजनेस टू कंज्यूमर। Business to consumer model involves an individual and a shop selling goods. अब जो एक B2C है, जैसे उसका नाम है बिजनेस टू कंज्यूमर, एक बिजनेस जो है वो एक कंज्यूमर को सेल कर रहा है। इसके अंदर क्या होता है, कोई भी इंसान, इंडिविजुअल या फिर एक शॉप जो है वो गुड्स को बेचती है। इन दिस मॉडल द बिजनेस डायरेक्टली सेल्स टू द एंड कंज्यूमर्स। इसके अंदर क्या है कि जो बिजनेस है वो डायरेक्टली एक कंज्यूमर को सेल करता है। As this media offers scope of 24 hours direct retail shopping and global reach. इस मॉडल के अंदर क्या होता है, क्योंकि आपका सारा जो सामान है वो नेट पे पड़ा है और सारे कंज्यूमर्स को 24 आवर्स के लिए डायरेक्टली जो है वो कभी भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, तो ये 24 आवर्स रिटेल शॉपिंग की ऑप्शन देता है। रिटेल क्या होता है, जहाँ पे एक बिजनेस एक कंज्यूमर को बेचता है, तो एक रिटेल शॉपिंग की ऑप्शन मिलती है, प्लस इसके अंदर ग्लोबल रीच है इंटरनेट होने की वजह से। It includes tangible products such as clothes, electronic gadgets, etc., and intangible products such as online banking, travel services, online options, stock trading, health, and real estate sites. अब इसके अंदर किस तरीके का जो है आप सामान जो है वो बेच सकते हैं। आप टैंजिबल और इंटैंजिबल दोनों ही तरीके का जो सामान है वो आप इसके ऊपर सेल कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे लेंगे, Rediff.com, one of the better known Indian businesses to consumer site, sells a wide range of products through its website. जो Rediff.com है वो भी एक B2C तरह का एक मॉडल जो है फॉलो करती है साइट, ठीक है, but does not stock any of the items at its premises. Orders with Rediff.com relate on various suppliers for being directly sent to the purchasers. अब इस साइट के ऊपर क्या है कि जो ये साइट है ये B2C मॉडल फॉलो करती है, जितना भी स्टॉक है या इन्वेंट्री है वो Rediff.com अपने पास नहीं रखती है। इसके ऊपर क्या है, बहुत सारे इसके सप्लायर्स हैं जिन्होंने Rediff.com के ऊपर साइन अप किया हुआ है, और जब भी कोई कंज्यूमर किसी भी प्रकार का कोई ऑर्डर प्लेस करता है तो जो सप्लायर है
वो डायरेक्टली उस सामान को उस कंज्यूमर तक पहुंचाता है। तो इसके बीच में जो rediff.com है वो कोई भी किसी भी तरीके की इन्वेंट्री अपने पास स्टोर नहीं करती। ऑपरेट्स फ्रॉम मुंबई बट इट्स परचेज थ्रू इट्स वेबसाइट कम फ्रॉम एनीवेयर इन द कंट्री और इवन अब्रॉड। अब क्या है कि जो ये वेबसाइट है इसका जो हेड ऑफिस है या जहां से भी इसको ऑपरेट किया जा रहा है वेबसाइट को, वो तो मुंबई में है, पर जो भी आप इसके ऊपर सामान को बाय करते हैं या जो भी आप सामान ऑर्डर कर रहे हैं वो इंडिया के किसी भी पार्ट से आ रहा हो सकता है। इंडिया के वर्ल्ड के किसी भी पार्ट से जो है किसी भी कंट्री से वो सामान आपको सप्लायर जो है वो सेंड कर रहा है। हो सकता है कि जो सप्लायर है वो हमारे इंडिया में पंजाब से बिलोंग करता है, ठीक है, और जो वेबसाइट है वो मुंबई से ऑपरेट हो रही है। किसी ने लखनऊ से ऑर्डर प्लेस किया तो क्या होगा, जो सप्लायर पंजाब में बैठा है वो डायरेक्टली पंजाब से लखनऊ जो है आपका जो सामान है वो भेज देगा। ये होता है। तो इसके अंदर आपका जो सामान है वो मुंबई के ऊपर इकट्ठा इन्वेंट्री में स्टोर नहीं है। ठीक है, ये थी हमारी B2C की क्या होती है और उसके साथ हमने एक एग्जाम्पल की। अगर आपको एग्जाम में कभी भी कोई मॉडल के बारे में पूछा जाता है और अगर आपको एग्जाम्पल पता है तो हमेशा से उसे मेंशन कर दीजिए, क्योंकि उससे क्या होगा, जो पेपर चेक कर रहा है, जो एग्जामिनर है, उसको पता चलेगा कि आपको एक्चुअली उसकी अंडरस्टैंडिंग है। और एग्जाम्पल से वैसे भी मॉडल्स को याद रखना बहुत आसान है और समझना भी काफी आसान हो जाता है। अब कुछ एडवांटेजेस हैं इस मॉडल की कि अगर हमें ये जो मॉडल है वो क्यों अपनाना चाहिए उसके बारे में देखेंगे। लोअर मार्केटिंग कॉस्ट, इसके अंदर जो आपकी मार्केटिंग की कॉस्ट है वो कम हो जाती है। अब आप खुद सोचिए, क्योंकि आपका बिजनेस से आप डायरेक्टली जो है वो कंज्यूमर को दे रहे हैं, बीच में किसी भी तरीके के मिडल मैन इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। तो जो मार्केट है वो डायरेक्टली आप कंज्यूमर के पास करेंगे, इंटरनेट के ऊपर करेंगे तो आपको फिजिकल फ्लायर्स नहीं बंटवाने जो कि आपको एक्सपेंसिव पड़ते हैं। इंटरनेट के ऊपर होने की वजह से आप अच्छे से उनकी रिपोर्ट्स को मैनेज कर सकते हैं। आप एक ही तरह के जो आपका एज ग्रुप है उसे टारगेट कर सकते हैं और आप ये देख सकते हैं कि आपको किस किस लोकेशंस के अंदर मार्केट करना है। तो जो मार्केटिंग कॉस्ट है वो ओवरऑल देखी जाए तो कम हो जाती है। लोअर ऑर्डर प्रोसेसिंग, अब आपको जो आपकी इन्वेंट्री है वो पहले से बहुत सारी बना के नहीं रखनी है। जब आपके पास कोई ऑर्डर आता है आप उसके हिसाब से जो अपनी इन्वेंट्री है वो क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो जो आपकी ऑर्डर प्रोसेसिंग, ठीक है, यहाँ से इन्वेंट्री की कम हो जाती है। प्लस अगर आपका देखा जाए तो जो ऑर्डर प्रोसेसिंग है वो सारी ऑनलाइन ही आपकी हैंडल हो जाती है। सारा जो आपका मनी है वो ऑटोमेटिकली सारा आपके बैंक अकाउंट के अंदर आ जाता है। बेटर कस्टमर सर्विस, अब जब आपका सारा प्रोसेस ऑनलाइन हो जाता है तो आप बहुत अच्छे से आपके कस्टमर को कस्टमर सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। उन्हें किसी भी प्रोसेस में कहीं पे भी मदद की ज़रूरत है, किसी भी दिन के टाइम पे उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए आपके प्रोडक्ट के बारे में, आप उन्हें बता सकते हैं। एक बार उन्होंने ऑर्डर प्लेस कर दिया तो आप उनका पूरा का पूरा ट्रैकिंग उन्हें दिखा सकते हैं कि उनकी जो प्रोडक्ट है वो इस टाइम पे कहाँ पे रीच हुई है। आप उन्हें टाइम टू टाइम ईमेल्स भेज सकते हैं और आप उनको अप टू डेट रख सकते हैं, बेटर कस्टमर सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। लोअर कस्टमर सपोर्ट कॉस्ट, अब क्योंकि ये सारा जो मैंने आपको प्रोसेस अभी समझाया कस्टमर सर्विस का कि आप उन्हें ईमेल भेज सकते हैं, ट्रैकिंग्स भेज सकते हैं, क्योंकि ये सब कुछ इंटरनेट की मदद से हो रहा है तो ये सब कुछ इसकी जो कॉस्ट है वो काफी कम हो जाती है। तो आपको कस्टमर सपोर्ट देने की कॉस्ट भी कम पड़ जाती है। उसके बाद क्या है, वाइडर मार्केट, जो मैंने आपको मार्केटिंग के अंदर बताया कि आप किसी भी एरिया को टारगेट कर सकते हैं, आप खुद से डिसाइड कर सकते हैं। आप एक सिटी के तक लिमिटेड नहीं है कि वहीं पे आप फ्लायर्स बंटवा सकते हैं, ये बहुत ही इजी है। आप किसी भी कंट्री को, किसी भी लोकेशन को वर्ल्ड की टारगेट करके उसके अंदर अपनी मार्केट बना सकते हैं। चलिए, सो नेक्स्ट हमारे पास है B2B बिजनेस मॉडल। B2B क्या है, बिजनेस टू बिजनेस। अब इसमें क्या होता है, एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को सेल करता है। This medium includes buying and selling of products and services between business organizations through the internet। वही चीज कि एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को कुछ बेचता है नेट के ऊपर और वहीं पे एक जो बिजनेस है वो खरीद रहा है। The turnover and profitability of some of these business to business sites are many times higher than the business to consumer sites। जो B2B साइट्स होती हैं उनका जो प्रॉफिटेबिलिटी है, जो प्रॉपर टर्नओवर आता है साल का, वो B2C साइट से ज्यादा होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। अब इसका रीजन क्या है कि जब एक B2B एक बिजनेस के साथ डील कर रहा है
तो वो बहुत बल्क में डील करता है, ठीक है। बट बिजनेस टू कंज्यूमर में क्या है, वो एक रिटेल शॉप है, उसके अंदर आप अगर बोलेंगे कि मुझे एक सिंगल सोप खरीदनी है, ठीक है, तो आपको एक सिंगल पीस मिल जाएगा। पर वहीं पे जैसे एक होलसेलर है, एक बिजनेस या एक जो पूरा एक कंपनी किसी और कंपनी के साथ डील कर रही है, तो वो बहुत ज्यादा बल्क में डील करती है। जहां पे क्वांटिटी बढ़ जाएगी वहां पे जो है पूरा का पूरा टर्नओवर और प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ जाती है, ठीक है। प्राइसिंग इज बेस्ड ऑन क्वांटिटी ऑफ ऑर्डर एंड इज इवन नेगोशिएबल। अब जो प्राइसिंग है वो क्वांटिटी के ऊपर होती है, कि हम बोलते हैं ना कि अगर तुम एक चीज खरीदोगे तो तुम्हें 10 रुपए की पड़ेगी, पर वहीं पे अगर तुम सेम चीज 5 क्वांटिटी ले लोगे तो जो तुम्हें हर चीज है वो 8 रुपए की पड़ जाएगी हर पीस, ठीक है। तो जो क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है कितनी प्राइस है, जितनी आप ज्यादा क्वांटिटी लेते हैं उतना आपको प्राइस में थोड़ी सी कटौती मिलती है, ठीक है। और वो हमेशा निगोशिएबल होती है। निगोशिएबल का क्या है कि एक कस्टमर ने जो आपको बेच रहा है उसने बोला कि मैं इसको 10 रुपए में बेचूंगा, पर आप आगे से मोल तोल करना स्टार्ट कर देते हैं कि नहीं मैं भाई 10 में नहीं लूंगा, मैं तो 9 में लूंगा, थोड़ा कम कीजिए, बार्गेन करते हैं, ठीक है, निगोशिएबल होती है। As an example, a wholesaler places an order from a company's website and after receiving the consignment, sells the end product to final customer who comes to buy the product at wholesale retail. अब इसका एक एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, एक कंपनी है, उसने अपनी एक वेबसाइट बना दी जिसके ऊपर सिर्फ वो बल्क का सामान बेचते हैं। तो अब एक जो रिटेल नॉर्मल कंज्यूमर है वो तो नहीं खरीदेगा, उसको एक चीज की इतनी सारी बल्क की क्या जरूरत है, पर एक होलसेलर खरीदेगा। तो एक होलसेलर उस वेबसाइट के ऊपर जाएगा और बहुत सारी क्वांटिटी जो है किसी भी प्रोडक्ट की खरीद लेगा। अब वो होलसेलर के पास सारा प्रोडक्ट आ गया, उसके बाद वो किसी भी कंज्यूमर को एक एक करके डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, ठीक है। अब इसके एक और एग्जांपल लेंगे। Intel is one of such companies undertaking quite an amount of its business with other original equipment manufacturers through the internet। अब जो Intel कंपनी है जिसके अगर आप लैपटॉप देखें तो उसके अंदर जो प्रोसेसर्स यूज होते हैं वो काफी हद तक Intel के प्रोसेसर्स होते हैं। वो एक ऐसी ही B2B ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रही है। Web provides not only 24-hour a day service showcase of their products but a quick way to reach the right people and company for information। ये वही चीज है जो हम अभी तक रिपीट करते आए हैं कि 24 आवर्स जो है वो अवेलेबल रहती है आपकी सारे प्रोडक्ट्स आपकी साइट के ऊपर, और आप बहुत जल्दी सही पर्सन तक अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो पहुंचा सकते हैं। The main advantage of this model are, अब इस मॉडल के एडवांटेजेस क्या हैं? It can help corporate to quickly deliver the cost effective right product and services। जो कॉर्पोरेट है वो बहुत ही जल्दी सही प्रोडक्ट और सही जो सर्विसेज हैं वो डिलीवर कर सकते हैं और कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से डिलीवर कर सकते हैं। इट कैन एफिशिएंटली मेंटेन द मूवमेंट ऑफ द सप्लाई चेन। इसके अंदर क्या है कि जितनी भी आपकी सप्लाई चेन है वो बहुत स्मूथ रनिंग में आ जाती है, क्योंकि अगर आपका होलसेलर जैसे अगर हम सोचे उसके पास सामान ही नहीं आएगा तो वो रिटेल शॉप पे कहाँ से देगा, करेक्ट। तो इसके अंदर जो सप्लाई चेन है वो बहुत स्मूथली हो जाती है। इट एनकरेजेस द कंपनीज टू एक्ट एज फॉलोज। अब क्योंकि ये B2B मॉडल फॉलो हो रहा है तो जो कंपनीज हैं उनके जो रोल्स हैं वो थोड़े से चेंज हो जाते हैं, वो बहुत तरीके से उनको अरेंजमेंट मिलती है कि किस तरीके से उन्हें बिहेव करना है या किस तरीके से उन्हें एक्ट करना है। तो वो एक B2B हब की तरह एक्ट करते हैं। It creates market in which buyers want to have information about different suppliers with whom they want to contact for their business purposes। अब इसमें क्या होता है कि एक होलसेलर है, ठीक है, जिसको कोई प्रोडक्ट बाय करना है। अब वो क्या करता है, वो डिफरेंट कंपनीज को ढूंढता है जिनसे वो बाय करना चाहता है, वो डिफरेंट सप्लायर्स को ढूंढता है। अब उनके बारे में जो इनकी इंफॉर्मेशन है कि किस तरीके से उन्हें कांटेक्ट किया जा सकता है वो हमें मिलती है, तो वो क्या किसके अंदर आ जाती है, B2B हब के अंदर। नेक्स्ट इज सर्विस प्रोवाइडर्स। These sites provide online services to do away with IT related problems। अब जो ये हमारी वेबसाइट्स हैं, ठीक है, ये हमारी और किस तरीके से हेल्प करती हैं ऑनलाइन सर्विसेज में, जो भी हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को लेकर जितने भी IT रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं उन्हें सॉल्व करती हैं। इंटरमीडिएटरीज, these sites collect and sell data related to attitude of customers। अब इन साइट से हमें और क्या हेल्प होती है,
ये एक इंटरमीडिएटरी की तरह भी जो है एक्ट करती हैं, जिसका क्या मतलब है कि ये हमें हमारे कस्टमर के बारे में जो है डेटा प्रोवाइड करती हैं कि वो किस तरीके का कस्टमर है, उसे कौन सी चीज़ें पसंद आती हैं और किस बजट में वो कस्टमर जो है खरीदना पसंद करता है, किस क्वांटिटी में खरीदना पसंद करता है। तो इस तरीके की जितनी भी सारी इंफॉर्मेशन है वो हमारी इसके अंदर हमें मिल जाती है। चलिए, सो फ्रेंड्स नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं बिजनेस टू गवर्नमेंट, दैट इज B2G। In this model, business sells products or services directly to the government or government agencies. अब इस मॉडल के अंदर क्या होता है कि जो आपका बिजनेस है वो डायरेक्टली जो भी उसका प्रोडक्ट या उसकी कोई भी सर्विस है वो डायरेक्टली जाके गवर्नमेंट को सेल करता है। This model provides a way for businesses to bid on government projects and products that government might purchase or need their organizations. अब इसके अंदर क्या है कि जो बिजनेस है वो डायरेक्टली जो है आप जितने भी गवर्नमेंट के प्रोडक्ट्स या प्रोजेक्ट्स हैं उनके अंदर जो है बिड कर सकता है। बिड का क्या मतलब है? बोली लगा सकता है। ठीक है। B2G activities are increasingly being conducted via the internet through real time bidding. अब जितनी भी B2G एक्टिविटीज हैं वो नेट होने की वजह से जो है रियल टाइम में, मतलब जब एग्जैक्टली वो हो रही हैं, आपको उस जगह पे होने की जरूरत नहीं है, आप इंटरनेट के थ्रू ही वो बिडिंग के अंदर जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये हमारी आती है B2G मॉडल। नेक्स्ट हमारे पास है कंज्यूमर टू बिजनेस, दैट इज C2B। In this model, end user offers to sell products and services to the companies who are prepared to purchase them. अब इसमें क्या है, एक कंज्यूमर एक बिजनेस को कोई चीज जो है वो सेल करता है, किसी टाइप का प्रोडक्ट या फिर किसी टाइप की कोई सर्विस। अब एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, Naukri.com is a website on which consumer can post his biodata for the services he can offer. Any business organization that is interested in deploying the services of the consumer can contact him and then employ him if suitable. अब Naukri.com पे क्या है, हम अपना रिज्यूमे या अपना बायोडेटा जो है वो अपलोड करते हैं। उसके अंदर हम ये मेंशन करते हैं कि हमारे अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज हैं या हमें क्या क्या आता है, क्या क्या हमें स्किल्स आती हैं। फिर उसके ऊपर जो है डिपेंड होके अगर किसी कंपनी को मेरी वो स्किल्स की ज़रूरत है, वो कंपनी मुझे अप्रोच कर सकती है और मुझे पे करके मुझे उस स्किल के लिए या मेरा वो प्रोडक्ट जो है वो बाय कर सकती है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये C2B हो गया। A consumer approaches website showing multiple business organizations for a particular service. Consumer places an estimate of amount he or she wants to spend for a particular service. अब इसके अंदर एक एग्जाम्पल जो है वो उसकी वाइस वर्सा भी आप सोच सकते हैं कि एक कंज्यूमर है, उसने एक वेबसाइट पे डाला कि मुझे एक रिज्यूमे बनवाना है और मेरा जो बजट है वो 200 रुपीज का है। तो अब क्या होगा कि जितनी भी बाकी की वेबसाइट्स हैं, ठीक है, या जितने भी बाकी के लोग हैं वो उस चीज को देखेंगे और उसके बाद वो क्या है, वो एक कंज्यूमर की एक इंक्वायरी है। कंज्यूमर ने डाल दिया कि मेरा बजट ये है, इतने में मुझे ये वाली जो सर्विस है वो रिक्वायर्ड है। तो बाकी के जितने भी लोग हैं वो जाएंगे और उस कंज्यूमर को अप्रोच करेंगे जो जिन्हें लगता है कि वो 200 के बजट के अंदर उसे एक रिज्यूमे बना के दे सकते हैं। Another example, comparison of interest rates of personal loan, car loan provided by various banks via website. Business organizations that fulfill the consumer's requirements with the specified budget approaches the consumer or customer and provides its services. सेम चीज जो मैंने अभी आपको बताई कि जो अगर सपोज कीजिए कार लोन या पर्सनल लोन के लिए जो है इंटरेस्ट कंपैरिजन मांगा था, तो उसके अंदर जो जितने भी वेबसाइट्स हैं या जितने भी बैंक्स हैं जो उसके बजट के अंदर वो प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है, वो सब उसको अप्रोच करेंगे। ठीक है, चलिए। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारे पास है कंज्यूमर टू कंज्यूमर, दैट इज C2C. The C2C model of e-commerce is a model in which a consumer sell products or services directly to the another consumer. इसमें क्या हो रहा है फ्रेंड्स, एक कंज्यूमर दूसरे कंज्यूमर को डायरेक्टली जो है कोई प्रोडक्ट बेच रहा है। C2C normally forms an auction where the bidding is done online. यूजली जब हम C2C की बात करते हैं, एक कंज्यूमर किसी और को कुछ बेचता है, वो यूजली एक ऑक्शन की फॉर्म में होता है जहां पे आप
बिड कर सकते हैं ऑनलाइन, ठीक है। एक बोली वाला सिस्टम जो है जनरली होता है। उसके लिए अगर हम एग्जांपल देखें तो जो ebay.com है या फिर सबसे बेस्ट एग्जांपल olx.com है, आर द मोस्ट पॉपुलर साइट्स परफॉर्मिंग सच ऑक्शंस। उनकी वो सबसे ज्यादा पॉपुलर है C2C के अंदर। C2C reduces the cost with the similar interest consumers interact directly। अब C2C के अंदर हमारी जो कॉस्ट है वो काफी नीचे आ जाती है, क्योंकि हमें पहले से पता होता है कि जो कंज्यूमर्स हैं उनका जो इंटरेस्ट है वो ऑलमोस्ट सेम होता है, ठीक है। अब ये काम कैसे करता है, मतलब व्हाट आई मीन कि OLX.com पे क्या रहा है। In C2C business model, the intermediary website helps consumer to sell their assets like residential property, cars, motorcycles, mobile, etc. सपोज कीजिए कि मैं एक कंज्यूमर हूँ, मेरे पास एक मोबाइल सेट है जो मुझे बेचना है। मैंने यूज किया है, मेरा वो मोबाइल सेट है, पर मुझे अब बेचना है, ठीक है। या नया भी हो सकता है, मैंने नहीं भी यूज किया, बट कैसे भी मैं एक कंज्यूमर हूँ, ठीक है, और मुझे अपना मोबाइल जो है वो बेचना है। तो मैं क्या करूंगी, उस मोबाइल की जो पिक्चर है या जो भी उसकी इंफॉर्मेशन है वो मैं OLX.com पे वेबसाइट के ऊपर डाल दूंगी। अब जो ऐसे लोग हैं, ऐसे कंज्यूमर्स हैं जो मोबाइल फोन खरीदना चाहते हैं, ठीक है, थोड़ी कम प्राइस में, नया खरीदने से बेटर, किसी कंपनी से खरीदने से बेटर, वो किसी थोड़ा सा सेकंड हैंड थोड़े कम प्राइस में कुछ खरीदना चाहते हैं, तो वो अपने आप OLX पे आएंगे और किस मोबाइल को ढूंढेंगे। अब जब मैंने मोबाइल डाल रखा है तो उन्हें वो मोबाइल दिख जाएगा। इससे क्या होगा कि अब क्योंकि उन्हें चाहिए और मुझे बेचना है, तो हम दोनों कंज्यूमर जो है वो आपस में एक ट्रेड जो है, कॉमर्स जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। सो आगे इसमें क्या है, बाय पब्लिशिंग देयर इन्फॉर्मेशन ऑन द वेबसाइट, वेबसाइट पे मैं इन्फॉर्मेशन डाल दूंगी कि अगर मेरा ये मोबाइल है, इसकी ये स्पेसिफिकेशंस है, इतना पुराना है, इतनी प्राइस है, और अगर कोई इंटरेस्टेड है तो ये मेरा फोन नंबर है, मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। Other consumer may opt to buy the product of the first customer by viewing the post advertisement on the website। और इसी तरीके से कोई मुझे ढूंढ के जिससे वो मोबाइल चाहिए मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। तो ये हमारी हो गई C2C। नेक्स्ट वी हैव peer to peer। Sometimes groups of people with some commonality develop their own network system so that they can communicate directly through their own network। अब इसमें क्या होता है कि कुछ लोग हैं जो सेम इंटरेस्ट के हैं या उनके अंदर कोई कॉमनैलिटी है, कुछ कॉमन है, वो क्या करते हैं, अपना एक खुद का नेटवर्क बना लेते हैं, ठीक है, जिसके थ्रू वो डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड पीयर टू पीयर टाइप ऑफ बिजनेस। इसे हम बोलाते हैं पीयर टू पीयर। In this system, security concerns can be taken care through password policy to prevent unauthorized person to enter the system। अब इसके अंदर क्या है, क्योंकि हम डायरेक्टली जो है दूसरे पर्सन का जो है सिस्टम जो है उसको एक्सेस कर सकते हैं, इसमें इस तरीके का वो होता है कि कोई और हमारे सिस्टम में, हमारे नेटवर्क में ना आ जाए, उसके लिए हम इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं पासवर्ड पॉलिसी के थ्रू, ताकि जिन लोगों को हम हमारे नेटवर्क में नहीं चाहते वो एंटर ना कर पाए। P2P occurs when users' computer are connected directly to each other over the internet। P2P में क्या होता है कि दो डिफरेंट यूजर्स या मल्टीपल डिफरेंट यूजर्स जो हैं उनका जो कंप्यूटर है वो डायरेक्टली कनेक्टेड होता है इंटरनेट के ऊपर, ठीक है। इन P2P टेक्नोलॉजी टू कम्युनिकेट यूजर्स डाउनलोड फाइल्स डायरेक्टली फ्रॉम अदर यूजर्स कंप्यूटर रादर देन फ्रॉम अ सेंट्रल सर्वर। अब इसमें क्या है, क्योंकि आपके जो दोनों कंप्यूटर्स हैं वो डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, एक यूजर दूसरे यूजर के कंप्यूटर से डायरेक्टली जो फाइल्स हैं या कोई भी किसी भी तरीके का डेटा है वो डायरेक्टली डाउनलोड कर सकता है या एक्सेस कर सकता है। उसे सेंट्रल सर्वर जो हमारा बीच में मेन सर्वर होता है उसके पास उसकी रिक्वेस्ट जो है वो लेके जाने की जरूरत नहीं है। देयर इज अ डायरेक्ट एक्सेस टू अदर पर्सन कंप्यूटर जो उस नेटवर्क के अंदर है। नेपस्टर एंड जेनेटला आर एग्जाम्पल्स ऑफ पीयर टू पीयर सॉफ्टवेयर। अब जो हमारा नेपस्टर और गेंटला है, इसके थ्रू जो है हम ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो हमें P2P करने के लिए मदद करते हैं या P2P की ऑप्शन देते हैं। यूजली आई एम नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ P2P। इससे काफी ज्यादा जो इलीगल एक्टिविटीज हैं वो भी होती हैं। तो P2P जो मॉडल है उसके अंदर ज्यादा आपको सिक्योरिटी का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, और आपको ये बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि जो दूसरा पर्सन जिसके साथ आपने अपना जो इन्फॉर्मेशन है, जो डेटा है, जो कंप्यूटर का एक्सेस है वो शेयर किया है, वो सब बहुत ही ज्यादा ट्रस्टेड सोर्सेज होने चाहिए। तो ये थोड़ा काफी केयरफुल जो मॉडल है वो आपको चलाना पड़ता है। सो या चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है G2B, गवर्नमेंट टू बिजनेस।
G2B मॉडल ऑफर गवर्नमेंट टू अप्रोच बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। अब इस मॉडल में क्या है, अब ये जो गवर्नमेंट है वो ऑर्गेनाइजेशंस या बिजनेस जो हमारा है उसको अप्रोच करती हैं। इट इन्वॉल्व्स ट्रांजेक्शन्स बिटवीन ए गवर्नमेंट एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इस मॉडल के अंदर जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हैं वो गवर्नमेंट और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बीच में होती हैं। एग्जाम्पल लेंगे इस मॉडल की एक, द गवर्नमेंट प्लान्स टू बिल्ड अ फ्लाईओवर। फॉर दिस द गवर्नमेंट रिक्वेस्ट फॉर टेंडर्स फॉर वेरियस कॉन्ट्रैक्टर्स थ्रू देयर वेबसाइट। अब सपोज कीजिए कि कहीं पे आपके शहर के अंदर फ्लाईओवर बनना है तो उसके लिए टेंडर्स निकलते हैं, ठीक है। टेंडर की रिक्वेस्ट आती है जिसके अंदर जो गवर्नमेंट है वो बोलता है बिजनेसेस को कि हमें इस तरीके का यहाँ से यहाँ एक फ्लाईओवर बनाना है, इतने टाइम में बनाना है, आप लोग हमें जो है कोट्स भेजिए कि आप कितने पैसे में, कितने टाइम में, कितने एफर्ट में, काफी सारी चीजें होती हैं, हमें अपना बिजनेस प्लान भेजिए, अपना बिजनेस मॉडल भेजिए कि आप कैसे बना के देंगे कि, और फिर जो उसमें सब में से गवर्नमेंट जो है वो बेस्ट चूज करती है। तो उसमें यही बताना होता है कि हम जो गवर्नमेंट का जो फ्लाईओवर वो बनाना चाहती हैं, जो प्रोजेक्ट करना चाहती हैं, हम उसे कैसे अप्रोच करेंगे, क्या हमें चीजें चाहिए होंगी, कितना हम टाइम लेंगे, कितना हमारा मैन पावर होगा, और क्यों जो बाकी के कॉम्पिटिटर्स हैं उनकी बजाय वो गवर्नमेंट आपको वो प्रोजेक्ट दे, आपको चूज करे। तो जो ये सारी इंफॉर्मेशन है टेंडर्स कलेक्शन की या टेंडर के बारे में इंफॉर्मेशन डालने की कि हमें टेंडर्स के लिए एप्लीकेशन चाहिए, ये सारा जो काम है वो वेबसाइट के थ्रू हो जाता है जो कि G2B मॉडल को फॉलो कर रही है। सच गवर्नमेंट वेबसाइट सपोर्ट ऑक्शंस, टेंडर्स एंड एप्लीकेशन सबमिशन फंक्शनैलिटीज। तो ये जो सारे हमारे ऑक्शंस होल्ड करने किसी चीज के लिए, टेंडर्स की, एप्लीकेशंस की, जितनी भी ये फंक्शनैलिटीज हैं वो सारी इस वेबसाइट पे हो जाती हैं जो कि G2B मॉडल को फॉलो कर रही हैं। आगे देखेंगे, नेक्स्ट हमारे पास है गवर्नमेंट टू सिटीजन, G2C मॉडल। गवर्नमेंट यूजेस G2C मॉडल वेबसाइट टू अप्रोच सिटीजन इन जनरल। अब ये वेबसाइट्स क्या हैं, ये गवर्नमेंट बनाती हैं ताकि जो गवर्नमेंट है वो नॉर्मल जो सिटीजन्स हैं, देशवासी हैं, वो एक्सेस कर सके, उन्हें अप्रोच कर सके, ठीक है। दिस मॉडल इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ई गवर्नेंस। ये जो मॉडल है ये भी ई गवर्नेंस का ही पार्ट है। The objective of this model is to provide good and effective services to the citizen. अब G2C मॉडल का अगर आपको कोई पूछ ले कि ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि वो जो उसके सिटीजन्स हैं, ठीक है, उनको एक अच्छी और इफेक्टिव सर्विस प्रोवाइड कर सके। इट रिड्यूसेस एवरेज टाइम फॉर फुलफिलिंग पीपल रिक्वेस्ट फॉर वेरियस गवर्नमेंट सर्विसेज। अब गवर्नमेंट की इतनी सारी सर्विसेज हैं, अगर किसी पर्सन को उसके बारे में कोई जानकारी चाहिए तो अगर वो फिजिकली किसी भी जगह से, किसी ऑफिस से या किसी भी तरीके से उस जानकारी को हासिल करना चाहेगा तो बहुत सारा टाइम लगेगा और उसे पता नहीं कहाँ कहाँ जाके वो इन्फॉर्मेशन को सर्च करना पड़ेगा। बट वहीं पे जो ये वेबसाइट्स होती हैं जो G2C मॉडल फॉलो करती हैं, वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन पहले से दी गई होती है। किसी भी सिटीजन को किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन चाहिए वो वहाँ जाके उसको देख सकता है, उसके बारे में पढ़ सकता है, जानकारी ले सकता है, और अगर उसके पास फिर भी उसको लगे कि उसे समझ नहीं आया है या उसे कोई और एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो वहीं से वहां से मेल या कॉन्टैक्ट अस फॉर्म के अंदर अपना क्वेश्चन लिख के डाल सकता है जो कि सही पर्सन के पास पहुंचेगी जो उसके बारे में उसको रिप्लाई करेंगे। The government provides the following facilities to the citizens through this website. अब जो G2C वेबसाइट्स होती हैं इनके ऊपर किस तरीके की इंफॉर्मेशन जो है गवर्नमेंट सिटीजन्स को देती है। इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। अब जितने भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, उनके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी कि कहाँ पे आपका रिटायरमेंट के बारे में आपको मिलेगा, कहाँ आपका पेंशन डिपार्टमेंट है, कहाँ आपका सैलरी डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, जो ऐसे डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन होती है वो सारी जो है वो इन वेबसाइट्स पे दी जाती है। डिफरेंट वेलफेयर स्कीम्स, कौन कौन सी वेलफेयर स्कीम्स जो हैं जो सीनियर सिटीजन्स के लिए चलाई गई है, या जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए कोई वेलफेयर है, या जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उनके लिए क्या स्कीम्स चलाई हैं, जो इस तरह की स्कीम्स होती हैं वेलफेयर स्कीम्स, उनके बारे में जो है डेटा, जो इन्फॉर्मेशन होती है इन वेबसाइट्स पे डाली जाती है। डिफरेंट एप्लीकेशन फॉर्म्स टू बी यूज्ड बाय सिटीजन्स, जो डिफरेंट हमारे जैसे कि GH फॉर्म होता है, टैक्स इन्फॉर्मेशन फॉर्म होता है, जिस तरह की एप्लीकेशन फॉर्म्स होती हैं वो भी जो है वहाँ पे अपलोड की जाती हैं, एम्प्टी फॉर्म्स जो कि सिटीजन्स यूज कर सकते हैं। G2C also provides services like registration of for birth, marriage और डेथ सर्टिफिकेट्स। अब इन साइट्स के ऊपर आप इन तरीके के जो सर्टिफिकेट्स हैं, बर्थ सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट या डेथ सर्टिफिकेट की जो रिक्वेस्ट हैं वो भी रजिस्टर कर सकते हैं। तो ये सारा जो इंफॉर्मेशन है जहाँ पे गवर्नमेंट एक सिटीजन के साथ रिलेट करती है, इंटरैक्ट करती है, कुछ कम्युनिकेट करती है, वो सारी G2C मॉडल के अंदर जो है वेबसाइट्स फॉल करती हैं। चलिए
नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट मॉडल है वो है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। अब इसमें क्या है, गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट या एक एजेंसी दूसरे गवर्नमेंट के साथ जो है इंटरैक्ट करती है। इट इज यूज फॉर द इलेक्ट्रॉनिक शेयरिंग ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन बिटवीन गवर्नमेंट एजेंसीज, डिपार्टमेंट्स और ऑर्गेनाइजेशंस। कि दोनों ही साइड पे गवर्नमेंट की कोई एजेंसी या डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है, उनके बीच में जो डेटा को शेयर करना है, जो कोई इंफॉर्मेशन है उसकी जो शेयरिंग होनी है इलेक्ट्रॉनिकली, वो G2G मॉडल में आती है। द मेन एडवांटेज और ऑब्जेक्टिव ऑफ G2G इज टू इम्प्लीमेंट ई गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स बाय इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन, डेटा एक्सेस एंड डेटा शेयरिंग। अब G2G का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? ये G2G मॉडल इसलिए डाला जाता है ताकि जितनी भी कम्युनिकेशन है वो इम्प्रूव हो सके। बीच में फाइल्स मिस हो गई, डेटा सही टाइम से नहीं पहुंचा, सही तरीके से अपडेट नहीं हुआ, मिस्टेक्स हो गई, ये जो सारी चीजें हैं इनसे ऊपर आने के लिए जो है ये G2G वेबसाइट्स बनाई जाती हैं, जिनके ऊपर जो डेटा है वो ओवर द इंटरनेट जो है इजीली शेयरेबल है, कम्युनिकेशन हो सकती है, डेटा एक्सेस किया जा सकता है और डेटा शेयर किया जा सकता है। अब उसके बाद क्या है, दिस इनेबल्स द गवर्नमेंट्स टू रिड्यूस कॉस्ट ऑफ देयर ऑफिसेज एंड मेक देम मोर एफिशिएंट इन डिलीवरिंग एंड स्ट्रीमलाइनिंग देयर सर्विसेज। अब G2G मॉडल से क्या होता है कि जो गवर्नमेंट है उसकी कॉस्ट काफी ज्यादा कम हो जाती है। ठीक है, जो डेटा है अगर वो फिजिकल फॉर्म में होगा तो उसे मेंटेन भी करना पड़ेगा, उतना स्पेस भी लगेगा, और वहीं पे साथ के साथ उसे मेंटेन करने के लिए बहुत सारे लोगों को हायर करना पड़ेगा, उनको जॉब पे रखना पड़ेगा। तो ये सारी जो चीजें हैं वहां पे कहीं ना कहीं जो आपकी कॉस्ट है उसमें कटौती होती है जब ये सारी चीजें ऑनलाइन हो जाती हैं, और जो शेयरिंग है गवर्नमेंट के बीच में गवर्नमेंट के साथ इजीली ओवर द इंटरनेट हो जाती है। इससे आपका जो प्रोसेस ऑफ डिलीवरिंग है वो एफिशिएंट भी होता है, कॉस्ट भी कम होती है, और जो सर्विसेज हैं वो सही प्रकार से सही ढंग से स्ट्रीमलाइन होके चल भी पाती हैं। चलिए अब आगे करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, हम अपना आगे अगला टॉपिक देखते हैं जो है प्रॉक्सी सर्विसेज। चलिए इसके अंदर सबसे पहले देखेंगे फर्स्ट पॉइंट, प्रॉक्सी सर्विसेज आर प्रोवाइडेड थ्रू प्रॉक्सी सर्वर। जो हमारे प्रॉक्सी सर्विसेज होती हैं वो हमारे प्रॉक्सी सर्वर के थ्रू जो है हम लोग प्रोवाइड करते हैं। हम अभी देखेंगे कि प्रॉक्सी सर्विसेज क्या होती हैं, प्रॉक्सी से हमारा क्या मतलब है। अब प्रॉक्सी से हमारा क्या मतलब है, प्रॉक्सी मीन सब्स्टिट्यूट और एजेंट। ठीक है, प्रॉक्सी का क्या है कि किसी की जगह पे हम कोई सब्स्टिट्यूट लगा देते हैं या कोई हम एजेंट को बिठा देते हैं, उसे हम प्रॉक्सी बोलते हैं। क्लास में भी ये अगर आपने शब्द का इस्तेमाल किया हो तो जब कोई आपकी क्लास में नहीं होता है, उसकी जब अटेंडेंस की बारी आती है तो क्योंकि वो खुद मौजूद नहीं है, कोई और बच्चा उसकी प्रॉक्सी लगाता है। ठीक है, ये दिखाता है कि वो इंसान प्रेजेंट है, जबकि एक्चुअल में वो इंसान प्रेजेंट ही नहीं होता है, वो एब्सेंट होता है, वहां पे मौजूद नहीं होता है। तो प्रॉक्सी क्या है, सब्स्टिट्यूट इसका मतलब है। अरेंजमेंट ऑफ प्रॉक्सी सर्वर मीन्स टू ऐड एन एडिशनल सर्वर विच विल एक्ट लाइक अ सर्वर। अब क्या किया था हमने, जो बच्चा एब्सेंट था और जो टीचर अटेंडेंस ले रहा था उसके बीच में हमने कोई और बच्चा लगा दिया जिसने प्रेजेंट बोल दिया। ठीक है, उसका प्रॉक्सी लगा दिया हमने। अब एक्चुअल में क्या होता है कि एक हमारा सर्वर है और हमारा एक यूजर है। अब यूजर को जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो रिक्वेस्ट वो उस सर्वर तक भेजता है और वो सर्वर उसका रिप्लाई करता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, बीच में एक प्रॉक्सी सर्वर लगा देते हैं। प्रॉक्सी सर्वर कहाँ होगा, सर्वर और यूजर के बीच में एक प्रॉक्सी सर्वर लगा देते हैं, एक एडिशनल सर्वर लगा देते हैं जो कि इस तरीके से बिहेव करता है जैसे कि वो खुद ही एक सर्वर हो। A user's web browser talks to the proxy server rather than a real server on the internet. अब जैसे कि एक यूजर ने गूगल के अंदर कुछ भी सर्च किया, ठीक है, मे बी उसने किया इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ ई बिजनेस। ठीक है, उसने गूगल के अंदर ये टाइप किया, तो अब क्या हो रहा है कि जो उसने अपना वेब ब्राउजर के अंदर जो भी लिखा है वो जो रिक्वेस्ट है वो सर्वर के पास जाती है। ठीक है, पर अब क्या हो रहा है कि वो जो रिक्वेस्ट है वो रियल सर्वर के पास नहीं जा रही है, जो इंटरनेट के ऊपर रियल सर्वर है, बल्कि वो एक प्रॉक्सी सर्वर के पास जा रही है। The proxy server decides which request has to be passed on the real server and which has to be ignored. अब जितनी भी ऐसी रिक्वेस्ट हैं वो सारी प्रॉक्सी सर्वर के पास जाती हैं। उसके बाद जो प्रॉक्सी सर्वर है वो डिसाइड करता है कि कौन सी रिक्वेस्ट ऐसी हैं जो रियल सर्वर तक पहुंचानी है और कौन सी रिक्वेस्ट ऐसी हैं जो वहां से इग्नोर करनी है।
When a request is approved, the proxy server communicates with the real server on the internet on the behalf of the web browser. अब proxy server ने decide कर लिया कि ठीक है, ये जो request है ये हमारे main server तक जानी चाहिए. फिर क्या होता है, जो आपका proxy server है वो आपके real server के साथ interact करता है, communicate करता है, और वो जो आपने request भेजी होती है उसके बारे में response लेकर आता है. ठीक है, तो अब क्या हो रहा है कि जो आपका वेब ब्राउजर है वो डायरेक्टली रियल सर्वर के साथ कम्युनिकेट नहीं कर रहा. जो आपका वेब ब्राउजर है वो प्रॉक्सी सर्वर से बात कर रहा है. प्रॉक्सी सर्वर डिसाइड करता है कि वो रिक्वेस्ट आगे रियल सर्वर तक जानी चाहिए या नहीं, और अगर वो जानी चाहिए तो प्रॉक्सी सर्वर जो है उस रिक्वेस्ट को रियल सर्वर तक लेके जाता है. तो कभी भी आपका वेब ब्राउजर रियल सर्वर के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं करता. The user feels as if the real server were talking with him. अब जो यूजर है जिसका वेब ब्राउजर है उसे नहीं पता चलेगा कि वो एक्चुअली रियल सर्वर से बात ही नहीं कर रहा. ये जो प्रोसेस है प्रॉक्सी सर्वर का, प्रॉक्सी सर्विसेज प्रोवाइड करने का, ये इस प्रकार से डिजाइन है कि जो यूजर है उसको यही लगेगा कि उसका जो वेब ब्राउजर है वो डायरेक्टली रियल सर्वर से बात कर रहा है. The proxy server sends request from the browser of the internet server and then sends the reply back to the browser. अब क्या था, मैंने आपको बताया कि जो ब्राउजर है वो प्रॉक्सी सर्वर तक रिक्वेस्ट जाती है, उसकी प्रॉक्सी सर्वर डिसाइड करता है, फिर प्रॉक्सी सर्वर रियल सर्वर के पास रिक्वेस्ट लेके जाता है. अब रियल सर्वर ने जो भी उसका आंसर दिया, जो भी उसने रिस्पॉन्स दिया, वो रियल सर्वर ने प्रॉक्सी सर्वर को दिया. फिर प्रॉक्सी सर्वर उसी रिस्पॉन्स को लेके आता है और आपके वेब ब्राउजर को दे देता है. तो जो हमारा प्रॉक्सी सर्वर है वो एक मिडल मैन है आपके वेब ब्राउजर के बीच में और आपके रियल सर्वर के बीच में. पर जो मिडल मैन है उसका जो काम है वो ऐसे लगता है जैसे कि वो है ही नहीं. वो इस प्रकार से फंक्शन करता है. ठीक है. द ब्राउजर नेवर कॉन्टैक्ट्स द इंटरनेट सर्वर डायरेक्टली. ब्राउजर कभी भी आपके रियल सर्वर के साथ डायरेक्टली जो है कॉन्टैक्ट नहीं करता. तो ये थी हमारी प्रॉक्सी सर्विसेज, जिसके हमने अंदर पढ़ा कि प्रॉक्सी का क्या मतलब है, प्रॉक्सी सर्वर क्या है और कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, और जो प्रॉक्सी सर्वर है वो किस तरीके के साथ फंक्शन करता है, हमारी जो रिक्वेस्ट है और जो रिस्पॉन्स है, जो हमारा कम्युनिकेशन है वो किस तरीके से एक चेन के अंदर काम करता है. चलिए आगे देखते हैं. सो फ्रेंड्स, इसके अंदर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो देखेंगे. चलिए, तो वो है प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इन ई बिजनेस. ई बिजनेस के अंदर जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो किस तरीके से प्रोसेस की जाती है, जितनी भी पेमेंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है कस्टमर की, वो हम किस तरीके से हैंडल करते हैं. देयर आर 2 ways टू प्रोसेस कस्टमर्स पेमेंट रिलेटेड डेटा. 2 तरीके होते हैं पेमेंट रिलेटेड डेटा कस्टमर का हैंडल करने के, प्रोसेस करने के. एक है बैच प्रोसेसिंग और एक है रियल टाइम प्रोसेसिंग. अब हम ये देखेंगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है. In batch processing, the sales team or other employees keep on gathering information throughout the day or for a specified period of time, and all gathered information is entered into the system at a time. अब बैच प्रोसेसिंग में क्या है, बैच से हमारा क्या मतलब होता है, मल्टीपल. ठीक है, हम उसे ग्रुप बोलते हैं, बैच. तो अब हम क्या कर रहे हैं कि जो सेल्स टीम है या कोई भी एम्प्लॉय है वो जो इंफॉर्मेशन है पेमेंट की वो इकट्ठी करता रहता है. ठीक है, सपोज कीजिए कि एक पर्सन है, उसकी एक रिटेल शॉप है. ठीक है, एक स्टेशनरी की शॉप है. तो वो पर्सन क्या करेगा, वो सारी जो इंफॉर्मेशन है वो अपने पास इकट्ठी करती रहेगा कि दिन में क्या क्या उसके जो है पेमेंट्स या जो भी उसके पास ट्रांजेक्शन्स है वो हुई हैं, और वो क्या करेगा एट द एंड ऑफ द डे, जब उसका दिन खत्म हो गया, वो सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो सिस्टम के अंदर एंटर कर देगा. या फिर उसने सोच लिया कि मैं हफ्ते की हफ्ते अपना सिस्टम जो है अपडेट करूंगा, मैं हफ्ते भर पहले सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करूंगा और फिर एक साथ हफ्ते की जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी सिस्टम के अंदर डाल दूंगा. तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं बैच प्रोसेसिंग. ठीक है. This process is used for works like payment processing, printing, shipping labels and packing slips. अब अगर हम इसकी कोई और एग्जांपल सोचें तो जैसे कि आप कोई चीज डिलीवर करते हैं. ठीक है, आपकी एक छोटी सी शॉप है जिसमें आप पहले पूरा वीक क्या करेंगे, ऑर्डर्स लेते रहेंगे और उसको बनाते रहेंगे. मे बी आप कोई पेंटिंग की शॉप है, तो हम क्या करेंगे, हम पूरा हफ्ता ऑर्डर्स लेंगे, पेंटिंग्स बनाएंगे, और हर सैटरडे या संडे हम लोगों ने सोच लिया कि हर संडे जितने भी ऑर्डर्स हैं वो सारे हम शिप कर देंगे.
ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे हैं, अपने सारे ऑर्डर्स बना के एक साइड पे इकट्ठे करते जा रहे हैं और एक दिन हम सारे वो कोरियर कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, बैच प्रोसेसिंग कर रहे हैं। If this method of processing is adopted, information processing is kept in waiting for some time, and when gathered information is processed at once, therefore system should be able to handle it at once. अब इसमें हम क्या बोल रहे हैं कि अब देखिए, जो हमने कोरियर इकट्ठे किए, अगर मैं जैसे ही एक कोरियर या एक पेंटिंग मेरी रेडी हो गई, मैं साथ ही साथ उसे शिप कर दूं, तो हो सकता है कि जो पेंटिंग्स मैंने वीक की स्टार्टिंग में बनाई वो जल्दी डिलीवर भी हो जाए, ठीक है। पर क्योंकि मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ, मैं सारी जो इन्फॉर्मेशन है, जो पेंटिंग्स के ऑर्डर्स हैं, वो इकट्ठे कर रही हूँ और एक ही दिन पे सारे कोरियर कर रही हूँ, तो जो मेरी इन्फॉर्मेशन की प्रोसेसिंग है वो थोड़ी डिले हो रही है, ठीक है। अब क्या है, एक चीज और ध्यान रखने वाली है, क्योंकि मैंने इतने सारे जो ऑर्डर्स हैं वो तो इकट्ठे कर लिए, ठीक है, कि हम सारी बैच प्रोसेसिंग करेंगे। अब हमें वहां पे ये भी ध्यान रखना है कि जो हमारा सिस्टम है उसके अंदर इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो इतना सारा जो लोड है, ठीक है, वो एक साथ हैंडल कर सके, ठीक। तो ये थी हमारी बैच प्रोसेसिंग। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, दैट इज रियल टाइम प्रोसेसिंग। रियल टाइम प्रोसेसिंग on the other hand processes information related to each of the transaction immediately. अब इसमें क्या है, इसमें हम वेट नहीं करते, हम कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो गैदर करके नहीं रखते कि हम एक दिन या एक बार में करेंगे। जैसे ही कोई भी ट्रांजैक्शन हो रही है, हम साथ ही साथ अपने सिस्टम को अपडेट कर रहे हैं, उसे हम बुलाएंगे रियल टाइम प्रोसेसिंग, ठीक है। रियल टाइम की उसी समय जो है आपने वो ट्रांजेक्शन इमीडिएटली जो है प्रोसेस करके सिस्टम में डाल दी। The sales team and other employees keep on entering the information into the system as and when received or created. जैसे ही कोई भी ट्रांजैक्शन हुई, आपने साथ ही साथ जो आपकी सेल्स टीम है या जो एम्प्लॉय है उसने उसको सिस्टम के अंदर अपडेट कर दिया। तो फ्रेंड्स, ये है हमारे दो वेज जिसमें हम जो है इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं। वन इज बैच प्रोसेसिंग, जिसमें हम इकट्ठा करते हैं और एक साथ लोड करते हैं। वन इज रियल टाइम, जैसे ही कोई ट्रांजैक्शन हुई या किसी तरीके का कोई भी रिसीव या कुछ भी क्रिएट हुआ, साथ ही साथ हम उसको सिस्टम में अपडेट कर देते हैं। तो ये थे हमारे दो प्रोसेसिंग के वेज। चलिए, सो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। ये हमारा सेकंड पार्ट था ई कॉमर्स चैप्टर का, एंड अभी इसका एक पार्ट हम और भी करेंगे जिसके अंदर हम अभी और चीजें कवर करने वाले हैं। तो जब तक वो वीडियो आएगी तब तक आप इस वीडियो को अच्छे से देखें। अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां पे जाके जरूर इसका फर्स्ट पार्ट भी देख लीजिए। और सेकंड पार्ट में अगर आपको किसी भी तरह की कोई डिफिकल्टी आती है, कोई पॉइंट क्लियर नहीं है, आपको कुछ भी पूछना है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के दीजिएगा। बाकी आपको पता ही है कि आपको सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन पे क्लिक करना है नोटिफिकेशन के लिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप और भी ई कॉमर्स की जो पूरी प्लेलिस्ट है उसकी में से और भी कोई चैप्टर आपको चाहिए तो आप वहां पे पढ़ सकते हैं। चलो, नाउ लाइक, कमेंट, शेयर, थैंक यू।